नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। 56 नंबर का ये पूरा पेपर है आपका। 2 घंटे 45 मिनट का टाइम रहेगा। सभी दिशा निर्देशांक आप यहाँ पर पढ़ लें। उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जारी किया गया पेपर है। इसको एक एक क्वेश्चन को अपन बारीकी से देखेंगे और साथ में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ बताता जाऊँगा। पूरे पेपर को सॉल्व करते समय हम अन्य चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे, जैसे MCQ टाइप के क्वेश्चनों को हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टलीय ठोसों के संबंध में सही नहीं है। क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व में सॉर्ट की दोषों का कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, सॉर्ट की दोष में क्रिस्टल जालक का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो कम हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं है। फ्रैंकल दोष क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व को कम कर देता है, तो फ्रैंकल में तो डेंसिटी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। फ्रैंकल दोष एक स्थान पर भ्रंश दोष है। हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, अपनी पर्टिकुलर जगह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है यानी अवयवी कण है, वो निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस यानी अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी सही है इसमें। आयरन तथा कॉपर, शॉर्टकी और फ्रैंकल को दोस्तों आप ध्यान से करके जाएं, जरूर क्वेश्चन आपका आने वाला है। आयरन तथा कॉपर दोनों जिस अयस्क में उपस्थित हैं, तो कॉपर पायरेटिज हो जाएगा इसका, क्योंकि कॉपर पायरेटिज होता है आपका CuFeS2। इसमें आपका आयरन और कॉपर दोनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो पिटवा लोहा। दोस्तों, आप इन सभी को एक बार सही ढंग से कर लें। रद्दी लोहा कौन सा होता है, ढलवा लोहा कौन सा होता है, कच्चा लोहा कौन सा होता है, और मेटलर्जी वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके अशुद्धियों के ही बनने वाले हैं कि किसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंस होती है। तो इस पूरे चैप्टर में आप मेटलर्जी वाले में जितनी भी इम्प्योरिटी है उनको जरूर कर लें, और लास्ट में आपके जो निकिल और जर्कोनियम के परिशोधन की जो मेथड हैं और जॉन परिष्करण मेथड है, उनको जरूर आप करके जाएं। एलिंगम आरेख आप कर लें, बात्या भट्टी का चित्र, तो जितने भी डायग्राम इस चैप्टर में दिए हुए हैं मेटलर्जी वाले में, उनको जरूर कर लें। एक आप एलिंगम आरेख के क्वेश्चन, जो नीचे आने वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, तो नीचे आने वाली धातु ऊपर आने वाले धातु ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इन क्वेश्चनों को आप जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl में हेलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। यदि कार्बन पर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, संकरण। एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आप sp2 कर दोगे, और 2 डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp कर देना। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे रखा है, तो हेलोजन से जुड़े कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो इसका sp2 आंसर सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदंतुक लिगेंड कौन सा है, तो द्विदंतुक लिगेंड आपका C2O4-2 ऑक्सिलेट हो जाएगा। इसे शॉर्ट में अपन OX से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एथिलीन डाइएमीन भी आपका द्विदंतुक लिगेंड होता है। इसके अलावा ग्लाइसिनेटो भी आपका द्विदंतुक लिगेंड होता है। तो ये तीनों को आप याद कर लें, और समन्वय संख्या, संकरण और देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन जरूर करके जाएं, समावयवता वाले। एक BBT थ्योरी और CFT थ्योरी से आपका संकरण पूछा जा सकता है, उसके क्वेश्चन कर लें। और नॉमेनक्लेचर्स यानी कि IUPAC नामकरण तो आना निश्चित है, वो आएगा ही आपका। और 9वें चैप्टर से यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके 4 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लें। और इसमें आपके देखो, स्टार्टिंग में बर्नर थ्योरी में जो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, उनमें आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। होमोलैप्टिक लिगेंड, होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं। इसके अलावा आप लिगेंड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। और इसके अलावा जो आपके लिगेंड होते हैं उभयदंतुक, एम्बीडेंटेड, उनको भी आप देख लें, तो इनसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कलर के क्वेश्चन के लिए आप DD ट्रांजेक्शन थोड़ा सा देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए ल्यूकास अभिकर्मक काम में लेते हैं, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो के विभेद करने के लिए हिंसबर्ग अभिकर्मक काम में लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक आपका ZnCl2 प्लस HCl को बोला जाता है, और हिंसबर्ग अभिकर्मक जो कि एमिनो के पृथक्करण में काम में आता है, वो आपका C6H5SO2Cl होता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक में निर्बाध रूप से नाइट्रोजन उपस्थित होती है, तो प्रोटीनों में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो प्रोटीन होती हैं वो आपके अल्फा एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। इनके प्राइमरी यानी एकलक इकाइयाँ होती हैं। अब अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस कार्बन पर COOH जुड़ा रहता है, उसी कार्बन पर आपका एमिनो ग्रुप यानी NH2 जुड़ा हुआ रहता है, और इधर आप R लगा दें। अब देखो, इसमें चारों संयोजकताएं आपकी अलग अलग है। यहाँ पर
देखो इधर से COOH है, इधर से आपका NH2 ग्रुप है, इधर से कोई अदर ग्रुप है और एक वैलेंसी को हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये कार्बन आपका कायरल कार्बन हो गया, यानी क्रेल कार्बन हो गया। तो ये प्रकाशिक समअवयवता प्रदर्शित करते हैं सभी अल्फा एमिनो एसिड, केवल एक ग्लाइसिन को छोड़ दें। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्फा एमिनो एसिड है जो कि प्रकाशिक समअवयवता प्रदर्शित नहीं करता, तो ग्लाइसिन को आप याद कर लें। साथ में आप सभी जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जरूर याद करके जाएं कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसकी हावर्थ स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना। और साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो होता है वो चक्रीय संरचना का निर्माण क्यों करता है, कौन से मॉलिक्यूल से क्रिया नहीं करता है, ग्लूकोज की जो खुली हुई श्रृंखला होती है 2,4-DNP के साथ क्रिया नहीं करता है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ NaHSO3 के साथ क्रिया नहीं करता है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि जो सुक्रोज होता है उसे इन्वर्ट शर्करा यानी कि अपवर्त शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सुक्रोज को जल में डालते हैं अपन, तो जल में डालने पर वो क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा तो ग्लूकोज का जो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक है वो तो लगभग 55.5 डिग्री के आसपास है और फ्रक्टोज का 52.5 डिग्री होता है। तो ये अपने, और जो सुक्रोज होता है वो प्लस रोटेशन शो करता है। तो आप तो सीधा याद कर लो, रोटेशन नहीं पूछेगा आपसे कि सुक्रोज एक अपवर्त शर्करा, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सुक्रोज में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 के बीच में बनता है। तो इन सब बातों को, और सबसे बड़ी बात, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होता है, अनअपचायी शर्करा, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड समूह बिजी रहता है और टोलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाता है। तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड वगैरह इन सबको याद कर लें। जल विलेय, वसा विलेय, विटामिन, DNA और RNA की फुल फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड में, इन चीज़ों को आप जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल आपके बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सिलिकॉन के शोधन के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो मंडल परिष्करण विधि इसके लिए काम में ली जाती है, जॉन परिष्करण भी इसे बोला जाता है। जल की कठोरता के लिए आवश्यक लिगेंड कौन सा होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA को उपयोग में लिया जाता है। अगला है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, बेंजीन के ऊपर आप OH लगा दो, फिनॉल, और यहाँ पर आपका COOH, इसको सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है। अब आगे कह रहा है इसका एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण वर्ड का मतलब होता है इसका एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा दो, CH3CO Cl के साथ अभिक्रिया करवा दो, H नहीं Cl के साथ। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें से जो एसिल समूह है ये यहाँ पर H की जगह पर जुड़ जाएगा, H और Cl बाहर निकल जाएंगे, और ये कंपाउंड जो आपका बनेगा, कंपाउंड बनने वाला है वो एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन ये दर्द निवारक एक दवाई होती है आपकी, जो कि आपका दैनिक जीवन में रसायन नामक चैप्टर हट गया उसमें आपकी दी हुई है। तो एस्प्रिन का निर्माण होगा सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं के यकृत में संचित पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है, तो जंतुओं के यकृत में ग्लाइकोजन का संग्रहण रहता है। क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए कौन सा ठोस पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग किया जाता है। अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वार्ट्ज कांच भी अपन बोलते हैं। अंडे के भारी खोल को हटाकर उसके लवण के संतृप्त विलयन में रखने पर क्या होता है, तो परासरण की घटना हो जाती है और अंडे का जो अंदर वाला पार्ट है वो सिकुड़ जाता है थोड़ा सा। प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का उपयोग लिया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रतिहिम के रूप में उपयोग में लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, FeO प्लस SiO2, ये SiO2 है यहाँ पर, तो FeO प्लस SiO2 क्रिया करके FeSiO3 आयरन सिलिकेट का निर्माण करेंगे। तो एक ही जगह आप आयरन सिलिकेट लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ रहा है। अब F ब्लॉक का तो क्या होता है आपका N-2 F1 to 14, N1, आगे D आ जाएगा आपका 0 to 1, 0 से 1 और NH2। अब ये आपसे पूछ रहा है F ब्लॉक का, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6, तो ये तो हो जाएगा 6H2, N-1 यानी कि 5D, और ये हो जाएगा आपका 0 से 1, और फिर इसके बाद N-2, तो अब N की वैल्यू 6, तो 6 में से 2 गए, तो ये आपके 4F1 to 14, ये आपका F ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 4F1 to 14, 5D, 0 to 1 और 6H2। अगला क्वेश्चन है आपका, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बताइए। क्लोरोफॉर्म
प्लस एसीटोन, इन दोनों का राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन ये दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए NH2 का निर्देशी बताइए। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यदि मैं बेंजीन वलय पर NH2 ग्रुप जोड़ दूं तो यहाँ पर क्या होगा, NH2 बेंजीन वलय के साथ यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा और प्लस आर इफेक्ट शो करने पर आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा, तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। अगला क्वेश्चन आपका एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन जल में विलय नहीं है। एथिल एमीन क्या होता है आपका C2H5NH2 को एथिल एमीन बोला जाता है, जबकि एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आप NH2 ग्रुप लगा दो तो इसे एनिलीन बोलते हैं। अब आपको पता है एनिलीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी अध्रुवीय प्रकृति का भाग बढ़ता चला जाता है। और जल आपका कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का, तो ध्रुवीय में अध्रुवीय विलयशील नहीं होगा क्योंकि समान समान को घुलता है। जबकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है और कार्बन की संख्या कम है तो इसकी अध्रुवीय प्रकृति थोड़ी कम है, तो इस कारण ये जल में विलयशील होगा और जल के साथ H बॉन्ड का निर्माण NH2 ग्रुप कर लेगा। तो H बॉन्ड बनने के कारण ये विलयशील होगा और यहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये विलयशील कम होता है या नहीं होता है। दोस्तों हम खंड व पर आ जाते हैं। खंड व पर भी आपके सभी क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लें और एक एक क्वेश्चन के आंसर हम आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर पर अवेलेबल करवा देंगे। तो दोस्तों जिस किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके लिख सकते हैं और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नई पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।